नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज इसमें बातचीत होगी उत्तराखंड में और उत्तराखंड में बनने वाले मिनी सरकार की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के निकाय चुनाव की और इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। कई ऐसे निकाय हैं जिनमें दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो 25 को प्रत्याशियों के जो उनका किस्मत है वो मतपेटी से निकलकर सामने आ जाएगी, लेकिन दोनों दल के नेता अपने अपने हिसाब से जीत के दावे कर रहे हैं। नगर निगम में जैसे रुड़की, श्रीनगर, ऋषिकेश समेत कई नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी इस बार मुकाबला दिलचस्प है। नगर पालिका मसूरी, नगर पालिका बाड़ाहाट, उत्तरकाशी समेत कई नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। कुमाऊं के भी कई निकायों में मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। 2018 के चुनाव की बात करें तो 82 नगर निकायों में से 24 निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। 2 नगर निगमों यानी कोटद्वार और ऋषिकेश में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी थे। 39 में से 15 नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। 38 नगर पंचायतों में से 8 में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। पिरान कलियर, घनसाली, महुआ, डाबरा, हरिपुरा, देवप्रयाग, टिहरी ऐसे निकाय थे जिनमें बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हार जीत हुई थी। ये चुनाव भले ही नगर निकाय का हो, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मसलों पर ज्यादा ध्यान दिया है। सीएम धामी ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान लैंड जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक, तुष्टीकरण, सनातन के विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए। उत्तराखंड में नगर निकायों की 100 सीटों पर चुनाव में करीब 5,500 के आसपास प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर दिख रही है। हालांकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये दोनों सीटें गढ़वाल रीजन में आती है। राजनीतिक जानकार ने बताया कि ऋषिकेश और श्रीनगर में निर्दलीय मामला बिगाड़ सकते हैं। ऋषिकेश में मेयर के लिए बीजेपी ने शंभू पासवान को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने दीपक जाटव पर दांव खेला है। इस बीच कांग्रेस से ही बागी हुए दिनेश चंद्र मास्टर ने अपने चुनाव प्रचार में बाहरी और स्थानीय प्रत्याशियों का मुद्दा उठाकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं यूकेडी की ओर से महेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस तरह का मुकाबला देखकर कहा जा सकता है कि ऋषिकेश नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों में खींचतान का मुकाबला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये सीट इस दफा आरक्षित है। तो उत्तराखंड में किसकी मिनी सरकार बनेगी, हालांकि इस बात का निर्धारण तो कुछ समय बाद हो ही जाएगा, लेकिन आज चूंकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 21 तारीख को चुनावी शोर थम गया था, उसके बाद प्रचार प्रसार के रुकने के बाद आज वोटिंग की प्रक्रिया और उसके बाद अब नतीजे आ जाएंगे और नतीजे में कौन बाजी मारता है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार निर्दलीय भी पिछली बार की तरह भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं और वो कुछ भी मामला इधर से उधर यानी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक बड़ा तबका हो सकता है निर्दलीय, जैसे 2018 में निकल कर आया था वैसे इस बार भी संभवतः निकल कर आ जाए। कुछ ऐसे सीट हैं, कुछ ऐसे निगम भी हैं, नगर निगम जिन पर कड़ा फाइट है और इसमें निर्दलीय भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ तो वैसे भी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से बागी हुए हैं और वह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज चूंकि वोटिंग हो रही है और ऐसे में बागियों और निर्दलियों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके साथ ही तमाम स्टार प्रचारकों ने प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है, चाहे बात बीजेपी की करे या कांग्रेस की। यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इस दौरान उन्होंने रोजाना करीब 3 जनसभाएं की हैं। इसके अलावा कई रोड शो भी किए हैं। चुनाव प्रचार को देखकर यह तो लग ही रहा है कि यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। निकाय चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिनों में 52 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। निकाय चुनाव में सीएम धामी ने इस प्रचार अभियान में ठीक वैसे ही प्रचार किया जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनावों में होता है। और ये चुनाव भले ही नगर निकाय का हो, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मसलों पर ज्यादा ध्यान दिया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक तुष्टीकरण और सनातन के विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। और निकाय चुनाव में किसका जादू चलेगा और किसके पाले में गेंद जाएगी, ये तो कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन आज लोग जोशो खरोश के साथ मतदान भी कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि सरकार बनेगी तो बनेगी किसकी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत ठाकुर साहब आप ही के साथ करते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री धामी की इस तरह से चुनाव प्रचार की अभियान को संभालना अपने आप में एक, जिसको क्या बोलते हैं, करिश्माई लग रहा है। 52 चुनावी सभाएं उन्होंने की हैं और बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के तर्ज पर उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान इतना इंपॉर्टेंट इस चुनाव को बना दिया। हालांकि निर्दलीय भी काफी प्रासंगिक रहे हैं, चाहे 2018 की बात करें और संभवतः इस बार भी अगर वैसा हुआ। आपको लगता है कि इस बार जो जनता है वो आइदर बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट करेगी, निर्दलीयों की उतनी रिलेवेंस नहीं होगी, या एक बार जिस तरह से बीजेपी का माहौल बना है उत्तराखंड में, इस बार क्लीन स्वीप करने के मूड में हैं आप ठाकुर साहब? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, जैसा आपने कहा कि धामी जी ने 52 जनसभाएं 12 दिन में की। हाँ। पूरे प्रदेश में प्रत्येक, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, धामी जी की जबरदस्त डिमांड थी। प्रत्येक प्रत्याशी चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि धामी जी उनके लिए जो है प्रचार प्रसार करने के लिए आए, और जनता की, कार्यकर्ताओं की मांग के कारण ही धामी जी जो है इतने जबरदस्त तरीके से प्रत्येक पंचायत में चुनाव के लिए गए, प्रत्येक निकाय में गए। और आपने देखा कि कितनी भीड़ जो है उनके जब उन्होंने रोड शो किए, जब उन्होंने जनसंपर्क किया, विशाल जनसमूह जो है उनके साथ जुटा। और जहां तक चुनाव को लेकर बात कही, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कितना भी बड़ा पदाधिकारी वो स्वयं पहले खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में देखता है, और धामी जी ने एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही खुद को जो है संगठन के आदेश पर इस चुनाव में इस प्रकार जो है लगातार वो जुटे रहे। अभी उनकी लगातार दिल्ली में भी डिमांड है, कल भी उन्होंने जो है 2 जनसभाएं की, आज भी उनकी 3 विधानसभाओं में जनसभाएं हैं, और आगे भी दिल्ली में लगातार जो है प्रचार प्रसार में धामी जी रहने वाले हैं। उत्तराखंड, दिल्ली नहीं, पूरे देश में जो है जब से धामी जी ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी लागू करना हो, चाहे अन्य जो है फैसले हो, उनके इन दूरगामी फैसलों के कारण ही पूरे देश में उनकी डिमांड बढ़ी है। महाराष्ट्र में जहां जगह वहां पर जो है हमें सफलता मिली, वो कर्नाटक तक में जो है उनकी ड्यूटी लगी, राजस्थान में आपने देखा किस प्रकार हमें सफलता मिली। इस प्रकार जो है पूरे देश में धामी जी की डिमांड बढ़ी है और जनता उनको चाहती है। जहाँ पे भी वो जाते हैं तो स्ट्राइक रेट जो है सबसे बेहतर है। ठीक है, प्रचार तो आपने जोर शोर से किया है ठाकुर साहब, कांग्रेस को टक्कर में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस 2014 के बाद उत्तराखंड में हाथी पर है, कहाँ टक्कर में है कांग्रेस। अच्छा, इस प्रदेश की जनता भली बात जानती है। आप रिजल्ट कहा के देखिए ना। नहीं, 2018 की बात करें उसमें भी आप ही एडवांटेज में थे भाई, और लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस भी अपने अपने शेयर को लेके गए थे। इस बार भी कुछ वैसा ही देख रहे हैं या इस बार पिछले बार से ज्यादा बेहतर परिणाम? नहीं, हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हर बार जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लोकसभा बढ़ रही है, और वो इस कारण हो रहा है कि जनता कांग्रेस के कुशासन को भली बात जान चुकी है, समझ चुकी है। हम जो है लगातार इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लगातार जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं, लगातार जनता के हित के लिए, और हमने लक्ष्य रखा है, हमारा विजन है कि हम उत्तराखंड को जो है 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। हम उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि अगली सदी उत्तराखंड की है। हम उस विजन को लेकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए किया क्या? केवल भ्रष्टाचार किया कांग्रेस की, चाहे केंद्र में सरकार रही हो, चाहे राज्य में सरकार रही हो। ठीक, और इस देश की जनता भली बात जानती है। ठीक, आ रहे हैं हाँ, ठीक है, आ रहे हैं गरिमा जी, अब आप ही के पास आ रहे हैं। सत्य सुन के ठीक है, नहीं ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, आपने तो अपनी बात को रख दिया। अब देखते हैं गरिमा जी भी जो रिप्लाई करेंगे। गरिमा जी, अब देखिए बीजेपी, हम इनकी बात धैर्य से हाँ सुनेंगे, ठीक है, बिल्कुल सुना हम इनका पूरा झूठ धैर्य। ओके, फुल कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और स्वाभाविक तौर पर जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में आपको इस बार अपने पल्ले में क्या कुछ नजर आ रहा है गरिमा जी? क्योंकि देखिए फाइट तो टफ है। उत्तराखंड में पहले सरकार भी रोटेट करती थी, लेकिन पिछले 2 बार से हम ऐसा देख नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस काफी वक्त से सत्ता से बाहर है। क्या कुछ ऐसे कारण हैं, और क्या उन कारणों को रेक्टिफाई करके आप इस बार विथ अ बैंग
निकाय चुनाव के रिजल्ट को आप पलट कर दिखाएंगी या फिर इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है? गरिमा जी। देखिए कुणाल जी, निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से झूठ का पुलिंदा होते हैं, जो यहाँ पर कसीदे अभी गढ़े हैं नवीन ठाकुर ने, मैं जरा बताना चाहती हूँ। 15 साल से नगर निगम देहरादून में इनकी सरकार थी, क्यों नशा मुक्त नहीं करा पाए? क्यों वादा करना पड़ा नशा मुक्त करेंगे? क्यों प्लास्टिक मुक्त देहरादून नहीं कर पाए? क्यों वादा करना पड़ रहा अपने संकल्प पत्र में कि करेंगे? क्यों सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा पाए? क्यों वादा करना पड़ रहा है इस बार के संकल्प पत्र में? और झूठ की दुकान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनके संकल्प पत्र का पहला बिंदु है यूसीसी लाने वाला पहला राज्य। अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ, आज हम मतदान के लिए चले गए हैं केंद्रों में। आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू नहीं है और ऐसे में इन्होंने झूठ बोला है और मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता की ये बात कर रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश और दुनिया में वो घूम रहे हैं। इसी वजह से घूम रहे हैं क्योंकि वो झूठ परोस रहे हैं कि वो यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्या विकास की गंगा जब इतनी बहाई थी नवीन ठाकुर, तो अपने निवर्तमान महापौरों से एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखा? उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाई? काम क्यों नहीं गिनाए? विकास कार्य क्यों नहीं गिनाए? वो मील के पत्थर क्यों नहीं गिनाए जो आपने रखे हैं पिछले 8 सालों में, एक प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में और एक 15 साल के नगर निगम की सरकार के रूप में? जो आपने मील का पत्थर यहाँ रखा वो गिना तो देते जना। अगर आप कह रहे हैं कि आप नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, आप प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाएंगे, आप हरित प्रदेश बनाएंगे, तो आज तक किसने रोका था? आपके विनोद चमोली 2-2 टेन्योर के महापौर यहाँ देहरादून के, आपके गामा जी कह रहे मैं चाउमीन बेचकर 10 गुना संपत्ति हो गई मेरी, और 90 करोड़ का तो हिसाब नहीं मिल रहा नगर निगम का जो टैक्स जमा हुए, 90 ही के करीब, 90 और 100 के करीब फाइलें गायब है नगर निगम से। जो यहाँ पूर्व जिलाधिकारी सोनिका सिंह थी देहरादून की, वो कहकर गई है कि 2016 में हरीश रावत सरकार में जितनी नगर निगम के पास भूमि थी, देहरादून नगर निगम के पास, उसकी 60% भी बाकी नहीं बची है। भाजपा शासनकाल में सब जो है 40% भूमि खुर्द-बुर्द कर दी गई, कब्जा ली गई। ये किसकी नाक के नीचे हुआ? इनके पार्षदों ने आतंक मचा के रखा हुआ था, स्थानीय जनता को परेशान करके रखा हुआ था। भ्रष्टाचार में आकंठ ना डूबे होते तो आज सौरभ सपलियाल के पोस्टर बैनर में सब जगह गामा जी होते, लेकिन गामा जी के साये से भी ये बचना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी का स नहीं है इनके संकल्प पत्र में, बेरोजगारी का ब नहीं है, महंगाई का म नहीं है। इन्होंने दिया इस प्रदेश को किसानों के लिए कीले, भर्ती घोटाले, प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा पत्र लीक और हमारे युवाओं के लिए लाठियां, इसका जवाब हमारी हाँ नहीं ठीक है गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, कार्यकर्ताओं ने किया, इसका चंपावत के मंडल, इसका जवाब हम लेंगे, इसका जवाब हम, इसका 1 मिनट गरिमा जी प्लीज, इसका जवाब, इसका 1 मिनट ठाकुर साहब प्लीज, एक एक करके आगे बाकी लोग भी देखिए, इसका जवाब हम ठाकुर साहब से लेंगे, वो देंगे। लेकिन दसौनी जी एक बात यह भी बता दीजिए कि जितने लूप होल्स का आपने उल्लेख किया है, गरिमा जी प्लीज। एंकर ने भी और भाजपा प्रवक्ता ने भी मेरे बोलने के साथ ही बड़ी जल्दी सब्र खो दिया। ना बिल्कुल सब्र कहाँ खो रहे हैं, हम आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप ही से गरिमा जी। नहीं वैसे आप देखिए, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, पूरा वक्त देते हैं, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। आप एक बात बता दीजिए, जो आपने पूछा है वो तो हम ठाकुर साहब से उसका जवाब लेंगे, लेकिन गरिमा जी एक बात बताइए, इतने लूप होल्स, 1 मिनट ठाकुर साहब, 1 मिनट ठाकुर साहब प्लीज ठाकुर साहब आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास गरिमा जी। लेकिन जितने लूप होल्स का आपने उल्लेख किया है, यदि ये सारी चीजें हैं वाकई में, तो जनता को ये चीजें आपको लगता है दिख रही हैं? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार बीजेपी पावर में है, तो जनता ये सब चीज नहीं देख पा रही है क्या? ये मेरा सवाल है। सुनिए, यही तो मैं आपको बता रही हूँ, जो करिश्माई 52 रैलियां आप मुख्यमंत्री की गिना रहे हैं जनाब, उससे पीछे का कड़वा सच आपको नहीं पता क्या? उससे पीछे का मुख्यमंत्री का दर्द आपको नहीं पता क्या? संगठन साथ नहीं खड़ा है, टिकटार्थी सारे नाराज होकर बागी उतर गए हैं मैदान में। अब मुख्यमंत्री को अगर शहरी निकाय चुनाव में 52 रैलियां करनी पड़ रही हैं, तो डूब मरना चाहिए नवीन ठाकुर को, डूब मरना चाहिए कार्यकर्ताओं को, एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को, मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को निकाय चुनाव में 52 रैलियां करनी पड़ रही है। नहीं ठीक है, कार्यकर्ताओं के मुंह पर नहीं प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं पर्सनल ना जाए, मुद्दों पर बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ना जाए तो ठीक रहेगा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। नहीं ठीक है, 1 मिनट प्लीज आप दोनों प्लीज साहब प्लीज इस प्रदेश
जिनको लूट खाया, खसोट खाया, मैं उनके मुंह नहीं लगती। ठीक है, प्लीज दोनों साथ में बोलिएगा तो देखिए कुछ लॉजिक और कुछ बहस का मकसद नहीं निकल कर सामने आएगा। प्लीज प्लीज रवि अरोड़ा साहब, एक मिनट प्लीज। ठाकुर साहब, गरिमा जी प्लीज। ठाकुर साहब देखिए, ऐसे बहस में तो फिर पूरा बहस ही निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। आप दोनों चाहते हैं कि जनता आपकी बातों को सुने, तो थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब देखिए, आपसे अब मेरा सवाल है, बहुत देर तक आपको वेटिंग में रहना पड़ा, देख तो रही हैं आप। मैं कह रही हूँ मेरे पास अपनी कहीं भी हर बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है गरिमा जी, एक मिनट प्लीज। ठाकुर साहब आपके पास आएंगे, उसके पहले रवि अरोड़ा साहब भी बहुत देर से वेटिंग में हैं, उनके पास भी आते हैं। रवि सर देखिए, बहुत देर से वेटिंग में रहा, लेकिन देखिए 2018 के बाद काफी वक्त भी निकल गया। एक मिनट गरिमा जी प्लीज, एक तरफा बोलिएगा तो क्या समझ में आएगा। ये रणभूमि थोड़ी ना है, अपनी अपनी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, बातों को रखिए प्लीज। अरोड़ा साहब 2018 के बाद काफी वक्त भी निकल गया, कुछ विलंब के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में क्या विलंब के फैक्टर को भी जनता देखेगी, क्योंकि बहुत वक्त से जनता वोट करने को आतुर है। जमीन से जुड़े मसले ज्यादा ट्रैवल होने चाहिए थे आसमान में, आपको लगता है? और इस बार जो मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या इन मुद्दों से विकास की जो बात आगे निकल कर जा सकती थी, उन मुद्दों में कहीं कुछ कोताही हुई है, या फिर जनता स्पष्ट देख रही है कि उन्हें क्या करना है? अरोड़ा साहब। कुणाल जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इस बार जितने भी मुद्दे हैं वो सब नेशनल मुद्दे हैं, और मुझे लगता है जिस प्रकार से कई मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी पर जो है केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के विश्वास जताया था, उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया था। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में आपने देखा और पूरे देश ने देखा कि जो बहुमत मिला, मैंडेट मिला, उससे यह तय हो चुका था कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नहीं है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे बेशक से इस बार नहीं है, लेकिन यह बात उतनी ही सही है कि जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर बात कहें, थूक जिहाद को लेकर बात कहें, या वहां पे जमीन जहाज को लेकर बात करें, बाहरी लोगों की बात करें, तो इन सब मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से राजनीति उत्तराखंड में लगातार गरमाई रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी को लगातार, इनको दूसरे राज्यों में भी लगातार पुष्कर धामी को लगातार पेश कर रही है, वहां पे उनको मंच दे रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में मुझे लगता है ये सच में कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बेशक देखिए, मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन बात यह कि चैलेंज इस समय पे कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है, इतना आसान नहीं है वहां पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो पुष्कर सिंह धामी है, और अभी बहुत कम टाइम हुआ है लोकसभा चुनावों को, तो ऐसे में लग रहा था कि हो सकता है एंटी कंपेंसी का कोई माहौल होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो ऐसे में नेशनल मुद्दे कितने हावी रहने वाले हैं, और स्थानीय मुद्दे जिस प्रकार से पूरी तरह से इस बार गायब है, मतलब मैं समझता हूँ कि उन क्या वहां की जनता मैंडेट देगी नहीं है, बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। लेकिन ये भी तय है कि पुष्कर सिंह धामी अभी भी वहां पे पहली पसंद बने हुए हैं, इसको भी हम नहीं नकार सकते। नहीं नकार सकते। और इसके साथ एक अहम सवाल, वो भी आप कंटिन्यू कीजिएगा अरोड़ा साहब, लेकिन इसका भी जवाब दे दीजिए कि क्या निर्दलियों का फैक्टर इस बार काउंट करेगा, या फिर आप इसको एक हेड ऑन फाइट देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार निर्दलियों ने काफी सीटों पर कब्जा किया था, इस बार क्या कांग्रेस बीजेपी है, या निर्दलीय भी कुछ भूमिका निभा सकते हैं? नहीं, देखिए पिछली बार यह बात सही है कि पिछली बार जो निर्दलीय थे वो सेकंड नंबर पर रहे कई जगहों पर। तो ऐसे में लेकिन उस टाइम को अब 5 साल बीत चुके हैं, और इस दौरान जो काम किए हैं, जिस प्रकार का एक वहां पे हम जो है थूक जिहाद की बात करें, या फिर वहां पे हम यूसीसी की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर जिस प्रकार की राजनीति करवाई रही है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी मैं, और खास लोकसभा चुनावों के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद से अब मुझे लगता है कि वैसा फैक्टर इस बार देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हाँ, कुछ सीटों पर मैं समझता हूँ, जैसे ऋषिकेश की हम बात करते हैं, या हम श्रीनगर की बात करते हैं, या मसूरी की बात करते हैं, कुछ सीटों पर लगातार दबाव बना हुआ है कि निर्दलीय कुछ न कुछ खेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सीटों पर इसका असर मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। खासकर मैं समझता हूँ इस बार सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है कि उसे अपना वोट बैंक को वापिस लाना है, और वो कितना दिखा पाती है, यह देखने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठाकुर साहब देखिए, अब आपके पास आते हैं। देखिए, आपके पास तो सेंटर में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आपके लिए निकाय चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल। और दूसरा, जिन मुद्दों को गरिमा जी ने आपके तरफ पाले में डाला है, जिनका जवाब वो आपसे चाहती हैं, उसके बारे में भी यदि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। दे सकता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे इनके मुद्दों का जवाब देने शुरू हुआ, सबसे ज्यादा बौखलाने वाली कोई प्रवक्ता है तो गरिमा दसोनी है, सबसे ज्यादा बदतमीजी बोलने वाली कोई प्रवक्ता है तो गरिमा दसोनी है। अब ये चीखने चिल्लाने लगी है, अभी उछलने लगेंगी सीट से,
और रणछोड़ दास हैं, ये 3-4 डिबेट में मेरे आगे से भाग चुके हैं डिबेट छोड़कर, जैसे मैं इनके झूठ का जवाब देता हूँ। मैंने पूरे धैर्य से इनको सुना, लेकिन आपने देखा जैसे ही जो है कभी मेरी बात नहीं खत्म नहीं होती, नीचे सीख लेते। एक मिनट, गरिमा जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, प्लीज। गरिमा दसोनी वो कांग्रेस की प्रवक्ता है जो सीखने सिखाने के अलावा कुछ नहीं जानती, इनके पास नौकरी नहीं होते, सबके जिंदगी के अंदर ताकत नहीं होती, इतनी बौखलाती है। एक मिनट, गरिमा जी आपके पास आएंगे, आपका काउंटर लेने भी आएंगे, प्लीज। हाँ, मैंने आपको अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि मैं अच्छा ठीक है, गरिमा जी आपके पास आएंगे, उस टर्म में आप बता दीजिएगा। एक मिनट, दोनों साथ में बोलेंगे तो कैसे होगा, प्लीज प्लीज एक एक करके। गरिमा जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे गरिमा जी। पहले ठाकुर साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप भी जवाब दीजिएगा। आप ही के सवालों का जवाब तो ले रहे हैं उनसे। प्लीज एक मिनट, एक मिनट गरिमा जी प्लीज। ऐसे क्या फायदा होगा बात करने का, बताइए। ठाकुर का रिश्तेदार बता एक मिनट ठाकुर साहब, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। गरिमा जी प्लीज देखिए, गरिमा जी देखिए, गरिमा जी प्लीज एक एक करके बात करना हो। आप किसी को इंटरप्ट कर दीजिएगा तो कैसे बात हो पाएगी। इनकी गलती नहीं है, इस बेचारे की गलती नहीं। 2014 से कांग्रेस का इतना बुरा हाल प्रदेश में हो गया, 14 में 5-0 का स्कोर मिला, पार्टी को मिला 0, इस प्रदेश की जनता ने ठाकुर जी, ठाकुर साहब आप ही सुन लीजिए, आप ही सुन लीजिए। पहले क्या कीजिएगा, सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल का जवाब देंगे। 19 में 5-0 आपको मिला, 24 में 5-0 आपको मिला। आपका जो है प्रदेश की जनता ने दूसरा काम कर दिया, वो बौखलाहट है। आपको इस प्रदेश में सत्ता नहीं मिल रही है, वो बौखलाहट है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो बौखलाहट है। ठीक है, एक मिनट प्लीज, और कोई बौखलाहट नहीं, प्लीज। ठीक है ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बदतमीजी पर उतर आई, कांग्रेस की प्रवक्ता अपशब्द कहने पर उतर आई, कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट में टिप्पणी पर उतर आई। देखिए आपसी तूतू मैमे में क्या बात होगी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। आप दोनों सुनने को राजी नहीं है। अरोड़ा साहब, अरोड़ा साहब देखिए, अभी बहस में तो भाई कोई तार्किक मुद्दों पर बात कर ही नहीं जा सकती है, लेकिन अरोड़ा साहब देखिए, ये जो खींच है, ये जो बौखलाहट है दोनों तरफ से, इस बौखलाहट का असर क्या जनता के मन पर पड़ेगा, आपको लगता है? ये आप नेशनल चैनल पर बैठ के अगर इस प्रकार से बात करेंगे, ऐसे संयम खोएंगे तो कैसे चलेगा? पूरा देश में क्या मैसेज जाएगा? वही ये दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता है, आप अच्छे पद पर है, आपको सोचना होगा। हाँ, ये बलात्कारियों की पार्टी जिनके संगठन। प्लीज। अरे गरिमा जी संयम बनाए रखिए, गरिमा जी शांति बनाए रखिए, प्लीज। शब्दों की मर्यादा को बाहर मत बोलिए ऐसे। आप मुझे बताइए ना, किस बात का लिहाज करें बलात्कारियों की पार्टी से, भ्रष्टाचारियों की पार्टी से? वरिष्ठ पत्रकार है रवि अरोड़ा जी, कम से कम उनका तो मैं अरोड़ा जी से यही तो पूछ रही हूँ कि रहम तुम पर किस बात पर किया जाए, तुम्हारा लिहाज किस बात पर किया जाए, जिसका मंडल अध्यक्ष नाबालिग का दुष्कर्म करता है। गरिमा जी रिजल्ट में ये सारी चीजें आपको लगता है परिवर्तित हो पाएंगी, जनता इनको देख पाएगी, यही बता दीजिए हमको। पार्टी के प्रवक्ताओं से कैसे बात करनी है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, इनको यही भाषा समझ में आती है। हताशा, निराशा, कुंठा इतनी इनके घर में कर गई है गरिमा जी के। चलिए ठीक, तुम्हारी तरह चलिए ठीक है। शुरुआती डिबेट के शुरुआती दौर में आप लोगों को जो कुछ कहना था आपने कह दिया, और संभवतः वही शायद दर्शक समझ भी पाएंगे। इसके बाद तो आपसी तूतू मैमे में इसका कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है। अच्छे से मैं चाहता था चीजें निष्कर्ष पे निकले, लेकिन आपसी तूतू मैमे में काफी बातें निकल गई। क्षमा कीजिएगा, इतना ही समय है। आप तीनों खास मेहमान का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हालांकि बातें तो आपने कम ही रखी, रोष
सवाल जवाब चिल्लाहट यही ज्यादा हो गया। जनता खैर सब कुछ देख रही है, लेकिन उत्तराखंड में अब रिजल्ट की बारी आ गई है, मिनी सरकार बनने की भी बारी आ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में और उनके दिल में कौन है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।